बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मंडला जिले से बिछिया विधानसभा क्षेत्र 105 के अंतर्गत श्रीमान नारायण पट्टा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष माननीय सिंघार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी साहब का बहुत बहुत आभार, और जिनका हमेशा मंडला जिले में साथ और सहयोग मिलता आ रहा है हमारे संगठन को, ऐसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी एडवोकेट माननीय राकेश तिवारी जी का बहुत बहुत आभार। आभार प्रदर्शन का दौर सिलसिला इसलिए भी साथियों कि हाल ही के मानसून सत्र में विधानसभा के अंदर माननीय नारायण सिंह पट्टा जी सहित अन्य विधायकों ने अतिथि शिक्षकों की आवाज़ को दमदारी के साथ बुलंद किया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों के साथ साथ अन्य ऐसे सरकारी कर्मियों की आवाज़ भी बुलंद की है आप लोगों ने। सरकारी कर्मी से तात्पर्य मेरा ऐसे लोग जो काम पूरी तरह सरकार का करते हैं, जो भी अल्प मानदेय है, भत्ता है, सपोर्ट है, सरकार से लेते हैं, पर सरकार उनको शासकीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा अभी तक सरकार ने दिया नहीं है, ना ही सरकार उनको शासकीय कर्मचारी मानती है। इसलिए अस्थायी किस्म के जितने सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं उनको हम सरकारी कर्मचारी नहीं तो सरकारी कर्मी तो कह ही सकते हैं। अगर कहने में भी सरकार कोई दफ़ा लगाती है तो लगा ले। साथियों, माननीय विधायक जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है विधानसभा के अंदर। उनने हमारी सारी वेदनाओं को विधानसभा के समक्ष अवगत कराया है। सरकार से आग्रह किया है कि सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों को पर जल्दी संज्ञान में ले और नियमितीकरण की ओर अग्रसर हो। उनने यह भी कहा है कि नियमितीकरण तो दूर, अतिथि शिक्षकों को अतिथि शिक्षक ही बनाए रखने के लिए सरकार अब राजी नहीं है। अतिथि शिक्षक बनने के लिए ही आतुर है। उसको किसी भी आदेश निर्देश के तहत अतिथि शिक्षक पद से भी चाहे जब खत्म किया जा रहा है। इस तरह की जायज़ आवाज़ माननीय विधायक महोदय ने पटल पर रखा है। हमको भरोसा है कि उनकी इन बातों पर सरकार अमल करेगी और हमारे नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त होगा। इसके साथ सभी अतिथि शिक्षक बंधुओं से आग्रह है, कृपया आप लोग भी संगठन को सशक्त बनाएं, अपने अपने स्तर पर आवाज़ बुलंद करते रहें। हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। मंडला जिले से पीडी खैरवार, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश संस्थापक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री नारायण पट्टा जी। माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट में हम 2335 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा का प्रावधान कर रहे हैं, पर क्या वाकई में हम अपने प्रदेश के लोगों तक ये पहुंचा पा रहे हैं? आज हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चे किन गंभीर परिस्थितियों में स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। कहीं छत टपक रही है तो कहीं भवन ही नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे स्कूल लग रहे हैं तो कहीं भवन जर्जर हैं। मैं अपने मंडला जिले की में ही 1973 स्कूल भवनों में से 580 जर्जर हैं और 70 से ज़्यादा स्कूल भवन जो अति जर्जर थे उन्हें बंद कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी आप सब लोगों ने देखा राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुई जैसी किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं हम। क्यों बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगाकर
उन्हें पढ़ाई करने को मजबूर कर रहे हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए कहीं सामग्री सप्लाई के नाम पर तो कहीं मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत जस की तस बनी हुई है। हमारे देश का भविष्य अच्छे से बिना किसी भय से पढ़ लिख सके, इसके लिए स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत विभाग की बात करना चाहता हूं। विद्युत विभाग में अभी अभी उपभोक्ताओं के घरों में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात समझ में नहीं आती कि अभी कुछ समय पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने की अचानक से क्या जरूरत आ गई। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि जिन गरीब उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले 100-200 आता था, उनका बिजली बिल अब कहीं 20,000, 25,000, 50,000 तक के बिल देखने को मिल रहे हैं। क्या इन मीटरों को इसलिए लगाया जा रहा है कि जिससे जनता से बेवजह वसूली करके बिजली कंपनियों को भुगतान किया जा सके? इससे आम जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है और बेवजह सरकार के हजारों करोड़ रुपया भी बर्बाद हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पैसा मोबिलाइजर की बात बहुत सारे लोगों ने किया। सरकार के पास इनके मानदेय देने तक के लिए पैसा नहीं है। पिछले कई महीने से प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पैसा मोबिलाइजर को मानदेय नहीं मिला है। वहीं इनका मानदेय 4,000 से 8,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी और अभी पिछली दिवाली के समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा सोशल मीडिया में पोस्ट करके मानदेय बढ़ाने की जानकारी दी थी, जिससे पैसा मोबिलाइजरों के मन में एक खुशी आई थी। लेकिन आज भी वो पूरे प्रदेश के अंदर 23,000 पैसा मोबिलाइजर बढ़े मानदेय का आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार रोजगार सहायकों को सहायक सचिव का पदनाम देने की बात कही गई थी, जिसे सरकार भूल गई। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तरह सारी सुविधाएं दिए जाने की घोषणाएं कई बार की गई हैं, लेकिन आज ये कर्मचारी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई। माननीय सभापति महोदय, नियमित तो दूर, अतिथि शिक्षकों भी को नहीं रखा जा रहा है। नए नए नियम प्रक्रिया बना करके उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। सभापति महोदय, सभी साथियों ने कहा कि अभी किसानी का समय है, किसानों को खाद बीज की जरूरत सख्त आवश्यकता है, लेकिन किस तरह से व्यापारियों के गोदामों में स्टॉक भरे पड़े हैं, लेकिन हमारी सहकारी समितियों में के द्वारा किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं और संबंधित मंत्री से भी ये बात कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही संजीदगी का विषय है कि हम अपने आप को किसान तो कहते हैं, लेकिन आज किसान किस तरह से ठगा महसूस कर रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। किसानों को लगातार खाद नहीं मिल रही है, लगातार लाइनों में खड़े होकर के रात दिन किसान परेशान हो रहा है। अतिवृष्टि में हमारे किसान भाइयों के जो रोपा लगी हुई थी, जिनका धान का फसल बोया जा चुका था, अतिवृष्टि के कारण क्षति हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि इसको सरकार प्रावधानित करे और सर्वे करा करके जो किसानों की क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति किसानों तक पहुंचाई जाए। नारायण जी सहयोग करे थोड़ा। बिल्कुल, मैं सभापति महोदय ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हम अनुपूरक बजट को पास करके और सिर्फ पर सिर्फ हम सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहें कि जो जन सुविधाओं के मुद्दे हैं हम उन पर अनुपूरक बजट
को व्यय करें। यही मेरा वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। ज़मीनी स्तर पर अगर आज हम देखते हैं तो जो पहले की स्थिति थी वही स्थिति आज ग्रामीण क्षेत्रों का है। बस मैं एक ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि हमारा एक ऐसा विकासखंड मवई जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है,